हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मनी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मनी से रिलेटेड पहले के 60 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स वी रेड अबाउट फ्यूचर ट्रेडिंग इन न्यूज़पेपर। व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग? फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग होता है कोई भी एक एसेट है, उसको लेकर, उस एसेट को लेकर कोई दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसकी रिगार्डिंग द बाइंग एंड सेलिंग, राइट। तो उसमें जो फ्यूचर प्राइस होगा वो दोनों पार्टीज पहले से ही डिटरमाइन कर लेगी, डिसाइड कर लेगी, राइट। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है इन्होंने? इट इज नथिंग बट अ ट्रेड बिटवीन द टू स्टॉक एक्सचेंजेस वेन इन इट इज डिसाइडेड टू परचेज द स्टॉक्स ऑफ ईच अदर ऑन ए फिक्स्ड प्राइस थ्रू आउट द ईयर। अब देखो, ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ये स्टॉक एक्सचेंज की टर्म नहीं है, ये किसी भी एसेट, इसमें कोई भी एसेट हो सकता है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स वगैरह की बात नहीं हो रही। सेकेंड क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट इन द फ्यूचर एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन 2, क्योंकि दो पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है रिगार्डिंग एनी एसेट, कोई भी एसेट है उसकी बाइंग एंड सेलिंग को लेकर उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है और जो फ्यूचर प्राइस है वो पहले से ही डिटरमाइंड है। थर्ड क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टॉक एक्सचेंजेस दैट दे विल नॉट ट्रेड द स्टॉक्स ऑफ ईच अदर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इन फ्यूचर और फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं आता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2, ए बी सी डी, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट आर सोवरेन वेल्थ फंड्स? सोवरेन वेल्थ फंड्स कौन से होते हैं? गवर्नमेंट के वो फंड्स जो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रिटर्न्स दे गवर्नमेंट को, उनको बोलते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। These are the funds or the reserves of a government or central bank of a country which are invested further to earn profitable return, जिनको आगे इन्वेस्ट करके उनमें से प्रॉफिटेबल रिटर्न लिया जा सके, उनको बोलते हैं सोवरेन वेल्थ फंड्स। नेक्स्ट है, इन ए कंपनी द यूज ऑफ प्राइस सेंसिटिव कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन बाय द कंपनी पीपल टू मेक गेन्स और कवर लॉसेस इज नोन एज। अब देखो, कंपनी के अंदर कंपनी की ही इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं कंपनी के लोग और उसमें से प्रॉफिट ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट। क्योंकि कंपनी के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, अंदर की इंफॉर्मेशन को यूज किया जा रहा है और उसी से ही आगे गेन दिया जा रहा है, प्रॉफिट लिया जा रहा है। Next, which of the following cannot be called a debt instrument as referred in financial transaction? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये डेट इंस्ट्रूमेंट में आता है, बॉन्ड्स ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, स्टॉक्स, जो स्टॉक्स होते हैं ये डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं आते, कमर्शियल पेपर भी डेट इंस्ट्रूमेंट का ही बात है। Next, the actual return of an investor is reduced sometimes as the prices of the commodities go up all of a sudden. A financial sector, this type of phenomena is known as. अब कभी कभार क्या होता है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है एकदम से उस चीज का प्राइस गिर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर्टी बाय करी है, आज की डेट में प्रॉपर्टी किसी ने बाय करी है 1 करोड़ की, तो कल को उसी प्रॉपर्टी का जो रेट है वो गिर के कितना रह गया? 80 लाख रह गया। तो यहाँ पे क्या है, इसको लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को बोलते क्या है? ये मार्केट रिस्क है। मार्केट में रेट अब हो सकता है यही 6 महीनों में जो ये रेट 1 करोड़ से 80 लाख रह गया है, ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख भी तो हो सकता था ना। तो ये क्या है? ये एक तरह का मार्केट रिस्क आ जाता है यहाँ पे। Next, when the prices of commodities, goods and services start declining consistently, the phenomena is known as। जब एकदम से सारी चीज़ों के commodities, goods, services, हर चीज़ों के रेट गिरने शुरू हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। अगर रेट बढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। Next, which of the following policies of the financial sector is basically designed to transfer
local financial assets into foreign financial assets freely and at market determined exchange rate। तो इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, जिसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो लोकल फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जो लोकल फाइनेंशियल एसेट है उसको हम फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट पे। तो इस पॉलिसी को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं लोकल फाइनेंशियल एसेट्स को फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स में। Next, as we all know, the wholesale price index is divided into 5 main commodity groups. Which of the following is not considered separately as a group while calculating the wholesale price index? Services, mining, manufacturing, agricultural, public sector unit, ये सारे किस में आते हैं? wholesale price index में आते हैं। लेकिन जो export import है ये wholesale price index के अंदर नहीं आता। Next is the investment done by those financial entities which were launched or incorporated in a foreign country but are investing in an Indian venture in India। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन की इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो इंडियन वेंचर में आकर इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है व्हेन वाज डेसिमल कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में डेसिमल कॉइनेज सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1 अप्रैल 1957 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें क्या था? इसमें इन्होंने बोला था कि जो 1 रुपया होगा ना, 1 रुपीस को 100 यूनिट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। 1 रुपए के अंदर 100 यूनिट्स होंगे। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले अन्ना चवन्नी उसके बेसिस पे 1 रुपए को जो था वो डिसाइड किया जाता था। जैसे 16 अन्य का आई थिंक 1 रुपीस होता था, कुछ ऐसा सिस्टम था। लेकिन 1957 में 1 रुपीस के इन्होंने 100 यूनिट्स कर दिए। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सऊदी अरेबियन करेंसी कॉल्ड। सऊदी अरेबिया की करेंसी कौन सी है? तो वो है रियाल। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसी। सेम क्वेश्चन है, डेसिमल करेंसी में हम कब आए थे? 1957 में। बॉलीवर इज मॉनेटरी यूनिट ऑफ। बॉलीवर कहाँ की करेंसी है? बॉलीवर वेनेजुएला की करेंसी है। वेनेजुएला की जो पहली करेंसी थी उसका नाम क्या था? वेनेजोलानो। वेनेजुएलानो। लेकिन 1879 में ये जो करेंसी थी इसको रिप्लेस करके वेनेजुएला कौन सी करेंसी लेकर आया? बॉलीवर। इसके अलावा बोलीविया की, अब देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है ज्यादातर कि बॉलीवर करेंसी बोलीविया की होगी, लेकिन बॉलीवर करेंसी किसकी है? वेनेजुएला की है। बोलीविया की करेंसी क्या है? बोलीविया की करेंसी है बोलीवियन बोलीवियानो। बोलीवियन बोलीवियानो बोलीविया की करेंसी है। ब्राजील की ब्राजीलियन रियाल है ब्राजील की करेंसी। बेलारस की बेलारूशियन रूबल है बेलारस की करेंसी, राइट। नेक्स्ट है इन विच ईयर द इंडियन रूपी वाज डिवैल्यूड 2 टाइम्स विद इन अ मंथ। अभी तक अगर हम इंडियन रूपी की बात करें तो इंडियन रूपी 3 टाइम डिवैल्यू हो चुका है। 3 बार या 4 बार बोल सकते हो। तो पहली बार 1949 में इंडियन रुपीस डिवैल्यू हुआ था, सेकंड टाइम 1966 में और थर्ड टाइम 1991 में। कब? जुलाई 1991 में। पहले 1 जुलाई को डिवैल्यू हुआ था, उसके बाद 3 जुलाई 1991 को फिर से इंडियन रुपी जो था वो डिवैल्यू हुआ था। तो 2 बार सेम मंथ में कब डिवैल्यू हुआ था? 1991 में। Next, during which 5-year plan the price level in Indian economy should decline? Price level कौन से 5-year plan के टाइम पे डिक्लाइन हुआ था? तो वो था फर्स्ट 5-year plan। नेक्स्ट है इन इंडियन करेंसी नोट इशू सिस्टम इज बेस्ड ऑन। हमारा जो करेंसी इशू सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम में। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है कि आरबीआई अपने पास 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखेगी ही रखेगी। अब ये जो 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है और इवन फॉरेन करेंसी की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन आरबीआई के पास मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व चाहिए ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी वाज लास्ट टाइम मेड ऑन। लास्ट टाइम कब हुई थी डिवैल्यूएशन रूपीस की? 3 जुलाई 1991 को। फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 1949 में।
नेक्स्ट है 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। 1 रुपीज के नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। बाकी के जो नोट्स है उस पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। द वर्ड बुल एंड बियर आर एसोसिएटेड विद विच ब्रांच ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी? बुल एंड बियर ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, यू कैन से शेयर मार्केट से रिलेटेड है। बुल का मतलब जब प्राइसेस राइज करते हैं, तो जब प्राइसेस गिरते हैं तो उसको बोलते हैं बियर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट ट्रू? तो इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स आ जाते हैं। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है इसमें इंडिया का नाम नहीं है। अब देखो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, ये आईएमएफ इशू करता है जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं करेंसी के बदले में, राइट। इसमें क्या है, इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स 5 करेंसीज को दिए गए हैं। कौन कौन सी 5 करेंसीज है? एक तो है यूरो, इसमें दूसरा है पाउंड, यूके पाउंड, तीसरी कौन सी आ जाती है? चाइनीज रेनमिंबी, चाइनीज रेनमिंबी करेंसी जो है इस, और चौथी आ जाती है जापानीज येन, और 5th करेंसी इसमें कौन सी आ जाती है? यूएस डॉलर। ठीक है, वैसे यूएस डॉलर पहले आना चाहिए था, लिखना चाहिए था। तो यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, चाइनीज रेनमिंबी एंड जापानीज येन, ये 5 करेंसीज के साथ डील करता है ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।